माँ आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन हो रहा है, बना दो ना। बेटा तुम लोगों की फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ घुट्टों के दर्द से मेरी जान जा रही है और तुझे छोले भटूरे की पड़ी है। साफ साफ बता रही हूँ, मुझसे ये फरमाइशी खाना नहीं बनता। दाल चावल बनाकर रखे हैं, खा ले चुपचाप। फिर से दाल चावल? अरे माँ कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो, आखिर कोई कितना दाल चावल और दलिया खाएगा। ऐसा है बेटा, अपने बड़े भाई को कह कि शादी की उम्र हो रही है तो शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो इस रोज रोज की किटकिट से मेरी जान छूटेगी। फिर भाभी से बनवाना अपनी पसंद का खाना। मुझे तो अब घर के काम से ऊबन हो गई है। शाम के समय, अरे भैया चाचा जी ने 2-3 फोटो भेजी है, आप देखकर बताओ ना भाभी के लिए किसको सिलेक्ट करे। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, आते ही दिमाग चाटने लगे। चल पहले एक कप चाय बना कर ला। भैया बात को टालो मत ना, मुझे पता है आपको कोई चाय वाय पीने का मन नहीं है, बस शादी की बात को रफा दफा करने के लिए बात बदल रहे हो आप। अरे मैं पूछ रही हूँ कब तक भागते रहोगे यार, शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। फिर कर क्यों नहीं लेते? कितने अरमान है मेरे अपने भाई की शादी में एंजॉय करने की। मुझे तो लग रहा है आपकी शादी का इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। देख रचना, पहले भी 100 दफा बोल चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, आज नहीं कल नहीं, करनी ही नहीं। बात आई समझ में? या फिर 1-2 बार और बोल दूं ताकि सबको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। अरे मैं परेशान हो गया हूँ रोज रोज एक ही बात को रिपीट करते करते। आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या मेरी शादी करने के अलावा? ऐसा है बेटा, माँ अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इसी उम्मीद में घर गृहस्थी में पीसती है कि एक दिन उसके बेटे की शादी होगी और वो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप कर कुछ दिन सुकून से जिएगी। मुझे ये बता, मुझे कोई हक नहीं है क्या कि मैं भी 2-4 दिन चैन से बैठकर 2 रोटी खा सकूं? तुम्हारे पिताजी को नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाना, सुपुत्र को शादी नहीं करनी, कुल मिलाकर जीवन भर घर में रोटियां बनाने के लिए सिर्फ मैं ही बची ना। और ठीक है, हमने तो अपनी किस्मत समझकर इसे भी स्वीकार कर लिया। बना रही हूं ना इतने सालों से 3 वक्त का खाना, लेकिन उसमें भी हमारे शहजादे और शहजादियों को अब घर का खाना पसंद कहाँ आता है, क्योंकि वो तो है आज के जमाने की जी। इनको रोज चाहिए पिज्जा, बर्गर, मोमोज, डोसा। देखो कान खोल कर सुन लो, मुझसे ये शाही पकवान नहीं बनते। जो इस बूढ़ी माँ से बन सकता है वो मैं बना कर खिला रही हूँ। अब जिसको ज्यादा रंग बिरंगा खाना खाने का मन करता हो वो खुद जाए किचन में और अपने हाथों का जादू चलाकर बना ले अपने लिए। अरे माँ ये तो सरासर ज्यादती हुई ना, कि अगर मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ तो आप हमें ऐसा बीमारों वाला खाना खिलाएंगी। अच्छा ठीक है, मेरे पास में ना आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। अब आपसे खाना नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी भी सड़क चलती लड़की से शादी कर लूं और उसे अपने घर ले आऊं। वैसे भी माँ अपनी सोच बदलो, बहुएं सिर्फ खाना बनवाने के लिए नहीं लाई जाती। मैं आपके फोन में ना जोमेटो और ब्लिंकिट डाउनलोड कर देता हूँ। आपको जब जो खाने का मन हो आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगा लिया करो। ये आपके चंगू मंगू है ना, ये परेशान करना बंद कर देंगे। अजय माँ के फोन में जोमेटो ऐप डाउनलोड कर देता है और उन्हें इस्तेमाल करना भी सिखा देता है। अरे रहने दे, मेरे फोन में ये सब डाउनलोड मत कर। बिना बात आदतें ही तो खराब होती है सब चीजों से, कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। अरे कुछ नहीं बिगड़ता माँ, कभी कभी खाने से, सब खाते हैं। अगले दिन शाम के समय अजय ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसे पड़ोस में रहने वाली अंतिमा दिखाई देती है, जो अपने घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से फोन पर बात कर रही थी। अरे दीदी, मेरे लिए कोई लड़कों की कमी थोड़ी ना है। पिछले महीने 3-3 लड़कों के रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी ना अभी इच्छा ही नहीं है शादी करने की। वैसे भी मेरी कौन सी उम्र निकल जा रही है, अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ, एक ढूंढूंगी ना तो 10 लड़के मिल जाएंगे मुझे। हाँ अरे मैडम रास्ता छोड़ो। हाँ हमें पता है बहुत रूप की रानी हो आप, और आपके घर के बाहर रोज लड़कों की लाइन लगती है, लेकिन ये आने जाने वालों का रास्ता रोक रोक कर चिल्ला चिल्ला कर बात करने का मतलब क्या है? अपने घर में बैठकर बात करो ना। लो चले आए मुंह उठाकर। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो अपनी दीदी से बात कर रही थी। तुम्हें दिक्कत हो रही है ना तो तुम मत सुनो। हाँ तो तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ थोड़ी ना खड़ा हूँ। तुम रास्ता छोड़ोगी तभी तो निकलूंगा ना। तब से मेरे मुंह के आगे मंडरा रही हो, इधर जाओ तो इधर, उधर जाओ तो उधर आकर बात करने लगती हो। अरे खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी जलन को। खुद की तो उम्र निकलती जा रही है, एक ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा, इसलिए जिसके रिश्ते की बात चल रही है ना उससे जल रहे हो तुम। शक्ल पर लिखा है तुम्हारी। बड़ी गजब की पागल लड़की हो तुम। तुम्हारा कोई टीका वीका छूट गया था क्या बचपन में? मेरा रास्ता छोड़ो महारानी और जाने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास में। अजय अपना सर ढूंढते हुए घर पहुंचता है। भैया समझाओ ना मम्मी को, देखो आज फिर वही लौकी की सब्जी बनाकर रखी है, मुझसे ये उबला हुआ खाना नहीं खाया जा रहा। अरे यार मैं पहले से परेशान हूँ, जहां देखो वहां बवाल ही हुआ रहता है।
2 मिनट की शांति मिल सकती है इंसान को कि नहीं? एक तो पता नहीं कैसे कैसे पागल लोग रहते हैं पड़ोस में, सड़क चलते लोगों से सर भिड़ाकर लड़ने को तैयार रहते हैं। ऊपर से घर आओ तो घर भी हमेशा अखाड़ा बना रहता है। माँ क्यों रोज रोज का तमाशा करवाए रहती हो आप? मैंने कल जोमेटो डाउनलोड करके दिया था ना आपके फोन में, कर दो ना उसी से ऑर्डर, मेरी जान छोड़ो। बेटे को गुस्से में देख माँ दोनों बच्चों की पसंद पूछकर उनके लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देती है। एक बार जोमेटो से बिना मेहनत के स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब तो सबको ये बड़ा आसान तरीका मिल गया था। शांति भी अपनी मुसीबत टालने के लिए फटाफट जोमेटो से कुछ न कुछ स्पाइसी और स्पेशल सा ऑर्डर कर देती, जिसे खाकर घर में सभी लोग वाह वाह करते रहते। लेकिन ये जो रास्ता अजय ने अपने परिवार को दिखाया था, ये इतना आसान नहीं था। इससे अजय के लिए दिक्कतें खड़ी होने वाली थी महीने के अंत में। माँ वो 15,000 दिए थे ना मैंने आपको पिछले महीने, उसमें से 5,000 दे दो ना, थोड़ी जरूरत है। अरे कौन से 5,000? ये जो रोज रोज जोमेटो से खाना आ रहा है, नाश्ते के नाम पर रोज ब्लिंकिट से कभी मैगी कभी पास्ता आ रहा है, वो सब इन्हीं पैसों से तो आता है। बेटा पैसे तो सारे खर्च हो गए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। उल्टा मैं तो खुद तुझसे पैसे मांगने वाली थी। क्या बात कर रही हो मम्मी? 15,000 दिए थे मैंने आपको, आप लोगों ने सब जोमेटो से खाना ऑर्डर करने में उड़ा दिए। अरे तो मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है? मैंने खा लिया क्या सब कुछ? जो शाही पनीर मंचूरियन घर में आता है, उंगली चाट चाट के तुम सब खाते हो। एक दिन में 600-700 का ऑर्डर आ जाता है, तो खुद हिसाब लगा लो कितना बजट बनेगा एक महीने का। माँ की बात सुनकर अजय अपना सर पीट लेता है। अरे मम्मी आप लोग थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। मैंने आपके फोन में जोमेटो ऑर्डर करने का रास्ता बता दिया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि दिन के 3 टाइम आप लोग बाहर से मंगा कर खाना खाओगे। ना तो ये हमारी पॉकेट के लिए सही है और ना ही सेहत के लिए। पैसों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में सेहत का नुकसान भी हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे घर नहीं चला करते। और मम्मी ये बात मुझे आपको क्यों समझानी पड़ रही है? आपको तो ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ बेटा सब मैं ही समझू, माँ को ही समझाओ सब कुछ। तुम मत समझना, सालों से तुम्हारे आगे बिन बजा रही हूँ कि शादी कर लो। तुम्हें आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, मैं सबको साफ शब्दों में समझा रहा हूँ। बहुत हो गया जोमेटो और स्विगी, अब कोई खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा। जिसको जो खाना है घर में बनाकर खाओ। तेरे बाबूजी रिटायर हो गए हैं और हम अब खर्चों के लिए तुझ पर डिपेंड हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तू हमें छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह से सुनाएगा। माँ इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि जो इस घर में चल रहा है वो गलत है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे थोड़ी सख्ती तो दिखानी पड़ेगी ना। अगले दिन अजय ऑफिस चला गया था। शांति को घर के बाहर उदास खड़े देख पड़ोस में रहने वाली अंतिमा उसके पास आती है। क्या बात है आंटी जी, आज आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा लग रहा है। कुछ बात हुई है क्या? क्या बताऊं तुझे, बुढ़ापे में भी चैन नहीं लेने दे रहे मुझे मेरे बच्चे। मेरा बड़ा बेटा है ना, वो शादी करने को तैयार ही नहीं होता। और दोनों छोटे हैं, उनकी जीभ इतनी चटोरी है कि घर का बना सादा खाना उनको पसंद नहीं आता। अरे अब मैं बूढ़ी औरत कहाँ से रोज रोज उनके लिए चाट पकौड़े बनाऊं? जोमेटो से रोज उनको मंगा कर खिला देती थी, लेकिन अब उसमें भी अजय को ऐतराज है। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। अरे आंटी जी बस इतनी सी बात। आपकी प्रॉब्लम का मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देखिए मैंने ना कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। रोज मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। आपकी हाँ हो तो आपको भी दे जाया करूंगी। आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मुझे अपने खाने के लिए कोई ऐसा बंदा भी मिल जाएगा जो मेरे खाने का ठीक ठाक रिव्यू कर सके। अरे बेटा नेकी और पूछ पूछ। क्यों नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ऐसा कर, आज से ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर मुझे दे जाया कर। बस मैं तो अभी इस झंझट से ना मुक्ति पाना चाहती हूँ। उसी दिन से अंतिमा कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी मंचूरियन, कुछ न कुछ स्पेशल बनाकर शांति के घर देने आने लगती है। शाम को अजय ऑफिस से वापस आता है तो क्या बात है, लग रहा है भूल गए आप लोग कि फिर से याद दिलाना पड़ेगा। ये जोमेटो से मंगा के फ्राइड राइस मंचूरियन खाना बंद कर दो, वरना अब मैं घर में पैसे रखना ही बंद कर दूंगा। ज्यादा जुबान मत चला, समझा? याद है मुझे तेरी सारी बातें। और कोई जोमेटो से नहीं मंगाया मैंने ये खाना। खा कर देख कितना बढ़िया बना है। पड़ोस वाली अंतिमा है ना, बड़ी नेक बच्ची है, वही बना कर दे गई है। पिछले कुछ दिनों से जो तू चटकारे ले लेकर खा रहा है ना, वो सारा खाना अंतिमा का बनाया हुआ है। छी, पहले बता दिया होता माँ आपने तो मैं हरगिज न खाता उसके हाथ का बना हुआ खाना। उसके हाथ का बना खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन उसके जैसी नकचड़ी लड़की के हाथ का बना हुआ खाना कभी नहीं खाऊंगा मैं। क्यों भैया, ऐसी क्या खराबी है? अंतिमा दीदी इतनी प्यारी तो है, वो हमेशा इतने अच्छे से मिलती है, हाय हेलो करती है। इतना ही नहीं, कॉलेज का काम हो या कोई और, हमेशा आगे बढ़कर हेल्प करती है।
प्रॉब्लम दीदी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप नक चढ़े हो, वो नहीं। अच्छा मोटी, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत बोलने लगी है, बहुत अच्छी लग रही है तुझे, तो जा जाकर उसी से पॉकेट मनी ले लेना आपसे। अरे क्यों टांग खींच रही है बड़े भाई की? जाओ अपना अपना काम करो। अभी अभी वो ऑफिस से आया है, थोड़ा सा आराम करने दे उसको। भैया वैसे रचना ने कोई गलत बात नहीं कही। अंतिमा दीदी वाकई बहुत अच्छी है और उनके हाथ का बना खाना आहा इतना टेस्टी और हेल्दी है, मैं तो जोमेटो और स्विगी भी भूल गया हूँ। अगले दिन, आंटी जी मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं, आप चेक कर बताइए ना कैसे बने हैं। वैसे छोले भटूरे पसंद तो है ना आपको? हाँ बेटा, मुझे तो पसंद है, पर अजय को ना खास तौर पर छोले भटूरे बहुत पसंद है। उंगलियां चाट चाट कर खाता है वो। लेकिन भटूरे ना उसे एकदम कढ़ाई से निकले हुए गर्मा गर्म और कुरकुरे चाहिए होते हैं। एक आइडिया है आंटी जी, संडे के दिन मैं आपके घर आकर ही छोले भटूरे बनाऊंगी और सबको गर्मा गर्म खिलाऊंगी, क्या कहती हो? हाँ बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, रविवार के दिन तू छोले भटूरे बनाना। उस दिन तो सब बच्चे घर में ही रहते हैं, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। रविवार के दिन अंतिमा आती है और रसोई में खड़े होकर छोले भटूरे बनाने लगती है। मम्मी ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्या जरूरत है इस नकचड़ी को यहाँ बुलाने की? अरे कहाँ से नकचड़ी दिखाई दे रही है तुझे? इतनी प्यारी बच्ची है और तुझे पसंद नहीं है। ऐसा है ना तो तू जाकर अपने कमरे में बैठ, यहाँ पर तरह तरह की शक्ल बनाने की कोई जरूरत ना है। माँ की बात सुनकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। घर में सबको गर्मा गर्म छोले भटूरे खिलाने के बाद, आंटी जी अजय नहीं आया, उसे नहीं खाना क्या छोले भटूरे? अरे बात मत कर उस नालायक की। कहते हैं ना, भैंस के आगे चाहे जितना बीन बजा लो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तो बहुत समझाया कि अंतिमा इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, जब तेरा फेवरेट है तो आकर गर्मा गर्म खा ले। लेकिन पता नहीं क्या परेशानी है उसे, हर समय मुंह सड़ाए बैठा रहता है। मैं एक बार कोशिश करूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू भी पूछ कर देख ले। वैसे ना वो अड़ियल घोड़ा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अजय, तुम्हारे तो छोले भटूरे फेवरेट है ना, फिर खाने से मना क्यों कर रहे हो? फेवरेट है लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं खाना है। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बुद्धि थोड़ी मोटी है या सिर्फ मेरे सामने ही ऐसे डम बनने की कोशिश करते हो तुम? देखो अंतिमा, बदतमीजी से मत बात करो मेरे साथ, जाओ यहाँ से। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, आज तुमसे खुलकर पूछने आई हूँ। रोज मैं इतनी मेहनत से खाना बनाकर देकर जाती हूँ, सच बताना क्या आज तक एक टुकड़ा भी अपने मुंह में रखा तुमने? नहीं रखा और आगे से भी नहीं रखूंगा। कह दिया ना, दूर रहो मुझसे। बहुत रिश्ते आ रहे हैं ना तुम्हारे, तो शादी करो, अपना घर बसाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लड़ाई करने के लिए तुम्हारे ससुराल में भी कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा। एक नंबर के घोंचू हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता? इतने दिनों से ये दिन रात मेहनत मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश करने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रही हूं। ये रोज रोज तरह तरह का खाना बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, तुम्हारे छोटे भाई बहन और मम्मी के लिए नहीं। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? और नहीं तो क्या, एक से बढ़कर एक गधे देखे मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। लड़की के दिल की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? नहीं खाना ना तुम्हें छोले भटूरे तो ठीक है, मत खाओ। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। और सुनो, आंटी को खाना बनाने में दिक्कत होती है तो कोई देख लो सती सावित्री, जो जीवन भर तुम्हारे पागलपन को बर्दाश्त करे और आंटी को खाना बनाकर खिला सके। अपनी बात तो बता दी, लेकिन मेरी भी सुनती जाओ। जानना नहीं चाहोगे 30 साल तक कंवारा क्यों बैठा हूं मैं? क्यों शादी नहीं करना चाहता? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम हो के हर समय मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती हो। बस इसीलिए आज तक शादी के नाम से मुंह छुपाता घूम रहा हूं मैं। अगर ऐसी बात थी तो कभी बताया क्यों नहीं? शादी नहीं करोगे यह बात तो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता दी, लेकिन मुझसे शादी करना चाहते हो ये बात आज तक कभी किसी को बताई? तुम्हारी हरकतें देखकर ना दिल तो यही कर रहा है कि तुम्हें शादी के लिए मना कर दूं। तुम्हारे जैसे लड़के वैसे शादी करने के लायक नहीं होते। देखो देखो, फिर से झगड़ा करने लगी। बस तुम्हारी इसी आदत के कारण आज तक तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पाया हूं। जब देखो तब झगड़ा करती रहती हूँ। अरे भैया, सब सुन लिया मैंने। कमाल की घन चक्कर हो आप दोनों। और अंतिमा दीदी, आप 1 महीने से पूरे परिवार को बना बना कर खाना खिला रही हो, लेकिन एक बार सामने से आकर भैया को आई लव यू नहीं बोल सकती थी? हमारे भाई साहब तो आपसे भी बढ़कर है, शादी के नाम से ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे किसी ने उनकी दुम पर पांव रख दिया हो। अरे भैया, इतनी बार आपसे जानने की कोशिश की मैंने कि आपको शादी क्यों नहीं करनी, लेकिन ये मुंह पर जो ताला लगा कर रखा था, किसी और के सामने ना सही अपनी बहन के सामने तो खोल सकते थे। चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। आप दोनों की शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी।
रचना भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें अजय और अंतिमा के बारे में बताती है। अरे बेटा, तेरे जैसी सुंदर सुशील इतनी प्यारी लड़की तो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, और तेरी वजह से तो मेरे नालायक बच्चों की बाहर का खाना खाने की आदत छूटी है, वरना इनको तो 24 घंटे बस रेस्टोरेंट का खाना खाने की लत लग गई थी। तू मेरे घर दुल्हन बनकर आएगी ना तो किस्मत ही खुल जाएगी हमारी तो। ईशा, तू खाना बनाना सीख ले बेटा, वरना शादी के बाद क्या होगा तेरा। मम्मी तुम ना टेंशन मत लो, पैसा हो तो सब हो जाता है, जो कि मुझे कमाना आता है। तुझे तो कहना ही बेकार है, मेरी मती मरी जाती है जो मैं तुझसे कहने आती हूँ। ठीक है, मुझे क्या, जब ससुराल में भर भर के ताने मिलेंगे सुनने ना तो खुद समझ जाएगी। जस्ट चिल मम्मी, मैं देख लूंगी। संध्या अपने माथे पर हाथ रख लेती है और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज संध्या सोचती है, ईशा के कहने से क्या होगा, वो तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो मेरी बेटी के नखरे उठा सके। संध्या कुछ कर, तुझे ही कुछ करना होगा। और संध्या की नज़र एक रोज सामने रहने वाले लड़के सनी पर पड़ती है। ये लड़का मेरी बेटी को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ईशा को भी खाने की टेंशन नहीं होगी। मैं अपनी बालकनी से सीधा सनी के घर की रसोई में खाना पकड़ा सकती हूँ। मेरी ईशा के लिए सब आसान हो जाएगा। आज ही रागिनी जी से इस रिश्ते की बात छेड़ती हूँ। इधर रागिनी, जो कि सनी के लिए एक लड़की ढूंढने में लगी थी, उसकी नज़र ईशा पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, इतनी सुंदर लड़की घर के बगल में है और मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं बिना पूरी पागल हूँ। रागिनी उसी वक्त संध्या को कॉल करके कहती है, संध्या जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अपने बेटे सनी और आपकी बेटी ईशा के रिश्ते को लेकर। बहन जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं आपका इंतजार करूंगी। संध्या खुशी से नाचने लगती है। ईशा, ईशा, जल्दी से कोई अच्छा सा सूट निकाल ले बेटा, शाम में रागिनी जी आने वाली है। वक्त से तैयार हो जाना बेटा, सामने से चल के रिश्ता आया है। मैं जा रही हूँ रसोई में बनाने के लिए पकवान, तू घर का थोड़ा हुलिया ठीक कर दे। मम्मी इतना हड़बड़ाओ मत, आराम से। मैं अपना दिवाली वाला सूट पहन लूंगी जो सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बेटा। संध्या रसोई में लग जाती है और अलग अलग तरीके के 10 पकवान बनाती है। कैसे भी करके ये रिश्ता आज पक्का करना है मुझे। शाम होते ही रागिनी अपने बेटे सनी और कुछ लोगों के साथ संध्या के घर आती है। इधर संध्या भी पूरी तैयारी के साथ रागिनी का स्वागत करती है। इतने दिनों से हम पड़ोसी हैं, लेकिन आज जाकर आप मेरे घर आई हैं। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, जल्द ही हम समधन जो बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ईशा, चाय नाश्ता लेकर आओ बेटा। ईशा चाय नाश्ता लेकर आती है और रागिनी के साथ सबको देती है। रागिनी ईशा को देखती ही रह जाती है। सभी नाश्ता कर लेते हैं, तब रागिनी कहती है, ढोकले तो बहुत टेस्टी बने हैं और कचौड़ियाँ भी। ऐसे तो सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि पिज्ज़ा मेरा फेवरेट है। ये सब ना मेरी बेटी ने ही बनाया है, मेरी ईशा हर काम में माहिर है। अब दोनों को आपस में बात करने का वक्त दे दे ताकि ये रिश्ता पक्का हो सके जल्द से जल्द। ईशा और सनी आपस में बातें करते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। विदाई के वक्त संध्या ईशा को कहती है, बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो झट से अपनी माँ को याद कर लेना। सुन, मैंने ना सब्जियाँ काट के रख दी है तेरे बैग में, तू मौका देख कर निकाल लेना और पहली रसोई में उसी से खाना बना देना। ठीक है मम्मी, पहले मुझे जाने तो दे ताकि वहाँ का माहौल देख सकूं, फिर तुम तो हो ही। ईशा को विदाई देकर संध्या सोच में पड़ जाती है कि अब ईशा क्या और कैसे करेगी। ईशा चली जाती है अपने ससुराल और अगले दिन सुबह सुबह रागिनी ईशा से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो आज तू खाना बना लेना। जी मम्मी जी। ईशा रागिनी को हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए। अब मम्मी ने सब्जियां तो दी थी, वो सब्जी ले आती हूँ। ईशा छुपाकर अपने कमरे से सब्जी लेकर आती है और संध्या को फ़ोन करती है, मम्मी इस सब्जियों से क्या बनाऊं? खाली सब्जी से नाश्ता थोड़ी ना बनेगा। अरे बेवकूफ़,
इन सब्जियों को छौंका लगाकर कुकर में सीटी लगा दे, तब तक मैं आलू दम और गरम कचौड़ियाँ बनाकर तुझे पकड़ा देती हूँ। मम्मी, पहली रसोई में कुछ मीठा भी बनाना होता है, तो वो भी बना देना। अरे मुझे मत सिखा, सब पता है मुझे। जितनी देर में ईशा कुकर में सीटी लगाती है, उतनी देर में संध्या खीर, कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और अपनी बालकनी से इशारा करके ईशा को उसकी रसोई की खिड़की में पकड़ा देती है। अपनी माँ के हाथों का खाना देखकर ईशा कहती है, मम्मी के खानों में क्या खुशबू आ रही है। मेरी सब्जी तो एकदम बेकार लग रही है, इसके सामने फेंक देती हूँ ये। ईशा अपनी बनाई हुई सब्जी फेंक देती है और संध्या के बनाए हुए खाने टेबल पर सजाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। नाश्ता तैयार है, सब टेबल पर आ जाओ। सब खाने की मेज पर आ जाते हैं। खाने की खुशबू से घर महक उठता है। बहू, खाने की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जी पापा जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। बहू, खाना तो सच में बहुत स्वाद बना है। नेक तो तुझे अच्छा खासा मिलना चाहिए। रागिनी और विमल ईशा को सोने का हार उपहार में देते हैं। ईशा सारी बातें संध्या को बताती है। अरे बेशरम, तूने सब्जी फेंकी क्यों? इतनी महंगी है सब्जियां, मैं उसे ही ठीक करके तुझे भेज देती। तेरी सास ससुर मुंह मोड़ मोड़ कर वही खा लेते, उन्हें कुछ थोड़ी ना पता चलता। तू मुझसे पूछ नहीं सकती थी क्या? है? कल से रख दूंगी, दोपहर के खाने का काम तो हो जाएगा, क्योंकि खाना पड़ा है। रात में मम्मी कुछ बना देना। नहीं, आज ना बाहर चली जाऊंगी मैं। रात को ईशा अपने परिवार के साथ खाने के लिए बाहर चली जाती है। अब रोज संध्या खाना बनाकर ईशा को देती और ईशा वही खाना अपने ससुराल वालों को खिला देती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रागिनी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अचानक शाम को ईशा से कहती है, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मेरे लिए गर्मा गर्म उपमा बना दे। उपमा का नाम सुनकर ईशा की सांसें एक बार के लिए तो रुक जाती है। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, जी मम्मी जी, बना देती हूँ। ईशा रागिनी को बोलकर रसोई में आ जाती है और अपने हाथों को रगड़ते हुए कहती है, मम्मी तो बाजार गई है, अब क्या करूँ, कैसे बनेगी उपमा? बाजार से ऑर्डर करूँगी तो मम्मी जी को समझ में आ जाएगा। दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूँ। इतने में ही संध्या का कॉल ईशा को आता है। फोन करते ही संध्या कहती है, ईशा, तेरे लिए पानी पूरी ले आऊं क्या? तुझे शौक रहता है ना पानी पूरी का। ईशा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। अरे चुप क्यों है बेटा, कुछ तो बोल, कोई बात है तो बता मुझे। अब ईशा सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे पागल, इतनी सी बात, मैं बस घर आ ही रही हूँ, 5 मिनट में उपमा बनता है। सूजी तो मैंने पहले से सेक कर रखी है, आ ही रही हूँ घर बेटा। संध्या उसी वक्त अपने घर आती है और तुरंत उपमा बनाकर ईशा को खिड़की के रास्ते दे देती है। ईशा रागिनी को देती है। बहुत देर हो गई बेटा उपमा बनाने में। वो मम्मी जी, सनी का फोन आ गया था ना, तो दिमाग से उतर गया। आप खाकर सो जाओ। ठीक है बहू, वैसे ना अब रात को मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रागिनी को खिलाकर ईशा की जान में जान आती है। मेरा घर बसाने के लिए मम्मी कितनी मेहनत करती है। आज एक काम करती हूँ, रात को बाजार से ही ऑर्डर कर देती हूँ। पापा जी और सनी वैसे भी माथा नहीं लगाते हैं। ईशा संध्या को कॉल करके कहती है, मम्मी आज रात में तुम्हारी छुट्टी, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम अपना खाना मत बनाना। अरे 2 मिनट में खाना बना लेती हूँ मैं बेटा, बेटी के घर का मैं नहीं खा सकती, तू अपने पति और ससुर का ही मंगवा ले। क्या मम्मी, ये कोई बात हुई? अरे बेटा, मैं नहीं खा सकती मेरा बच्चा। संध्या बाजार से खाना मंगवाकर अपने ससुर और सनी को खिला देती है। अगली सुबह ईशा को पता चलता है कि उसकी बुआ सास आ रही है। बुआ सास का नाम सुनते ही ईशा के तो तोते उड़ जाते हैं और उसी वक्त वो संध्या को फोन करके कहती है, मम्मी अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी बुआ सास आ रही हैं, वो तो मेरी सास से भी ज्यादा खतरनाक है और वो तो नजर भी रखती है रसोई में पूरा। तो डरती बात है बेटा, कुछ नहीं पकड़े जाएंगे हम लोग। कौन सा तेरी बुआ सास रसोई में बैठी रहेगी, तू इतना टेंशन ना ले, जो जैसा चल रहा है चलने दे, ज़्यादा हड़बड़ाने से ज़रूर किसी को कुछ पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी। रागिनी की ननद रज्जू आती है। ईशा उसके आते ही उसकी सेवा में लग जाती है। बहू तो बहुत सुंदर है, तेरी शादी में नहीं आ पाई थी
तो अभी तुझसे सेवा करवाने चली आई। अच्छा किया बुआ जी आपने, रागिनी ईशा से कहती है। दीदी बहुत कम आती है तो इनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। इधर संध्या अपने हिसाब से अच्छा खाना बनाती है ताकि ईशा के ससुराल में उसकी इज्जत बनी रहे। संध्या रोज की तरह खाना बनाकर ईशा को देती है। ईशा सबको खाना परोसती है। खाना खाकर रज्जू बड़ी खुश हो जाती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बहू इतना अच्छा खाना बनाती होगी, वो भी इतनी जल्दी। ऐसा क्यों कह रही है दीदी? बहू के हाथ ऐसे तो बहुत धीरे चलते हैं सब काम में, तो खाना इतनी जल्दी कैसे बना लेती है? वो मेरी मम्मी हमेशा मुझसे खाना बनवाती थी ना। रज्जू कुछ नहीं कहती लेकिन अपने मन में सोचती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहू इतना अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। नज़र रखनी पड़ेगी, पता तो चले कि आखिर राज क्या है। रज्जू ईशा पर अपनी पूरी नजर रखती है और एक दिन वो संध्या को बालकनी से ईशा को रसोई में खाना देते हुए देख लेती है और उसी वक्त जाकर रागिनी के कान भरती है। भाभी तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है? बहू अपने मायके से खाना मंगवा कर खिलाती है हमें। तभी मैं सोचूं बहू में तो इतनी फुर्ती है नहीं जो इतनी जल्दी खाना बना दे। अरे दीदी मुझे तो पहले से ही पता था कि बहू के मायके से खाना आता है। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी मैंने बहू को सुंदर देखकर पसंद किया था और उसकी माँ ने सोचा कि मैंने उसके खाने से उसकी बेटी को पसंद किया। इसमें भी तो मेरा ही फायदा है। एक तो खाना अच्छा खाने को मिलता है, ऊपर से अपने घर का राशन बच जाता है। वाह भाभी वाह, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रही थी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। दोनों ननद भाभी हंसने लगती हैं और कहती हैं, खाने का खाना और बचत का बचत भाई साहब। खाने का खाना और बचत का बचत भाई साहब। माया अपनी सास सुनीता, जिठानी काव्या, ननद श्रेया, पति अविनाश और ससुर मोहित के साथ रहा करती थी। माया ने अपनी फैमिली को काफी अच्छे से संभाल कर रखा था, पर कहते हैं ना 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक वैसे ही माया के साथ भी था। माया हर चीज में बेस्ट थी, पर उसमें भी एक कमी थी और वो थी शो ऑफ करने की। पर कैसे, चलिए देखते हैं। आज तो दीदी ने खाना बनाया है, जरूर कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जब भी दीदी कुछ बनाती है तो वो कुछ स्पेशल ही होता है। हाँ भाभी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपके हाथों का ना हम खा खा कर थक गए हैं। कभी कभी कुछ नई चीजें भी खानी चाहिए। ननद जी, अगर ऐसी बात है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? सिर्फ बोलने से नहीं होता मैडम। अब तुम लोग चुप रहोगे या यूं ही इस तरह लड़ते रहोगे? चुपचाप खाओ खाना। अपनी सास की बात सुनकर माया चुप हो जाती है, जिसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। खाने की सभी तारीफ करते हैं, पर तभी माया कहती है, दीदी वैसे खाना तो आपने अच्छा बनाया है, पर सच कहूँ ना, मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी माँ के हाथ में तो जादू है, जादू। हाँ माया, तुम सही कह रही हो, माँ का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। खैर, आंटी के हाथ में तो सच में जादू है, पर लगता है कि आंटी वो जादू तुम्हें सिखाना भूल गई। इतना बोलकर अब काव्या भी खाना खाने लगती है, पर उसकी ये बात सुनकर माया एक बार फिर चिढ़ जाती है, लेकिन वो उस समय किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ माया अब हर चीज को अपने मायके से कंपेयर करने लगती है, पर सभी लोग उसकी बात को इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी सास से कहती है, माँ जी आज सभी लोग घर में हैं, क्यों ना आज बाहर से कुछ मंगवाया जाए। अरे बहू, पता नहीं तेरे ससुर जी बाहर का खाएंगे भी या नहीं। माँ पापा की मत सोचो, पापा को मैं मना लूंगी। चलो ठीक है, आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे बल्कि बाहर से मंगवाएंगे। पर देखो, मैं अटपटी चीजें नहीं खाऊंगी, सही सा खाना मंगवाओ जो सब खा सके। अगर आज हम साउथ का खाना मंगवाए तो? हाँ, साउथ का खाना सही रहेगा, देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, आज हम साउथ का ही खाना मंगवाते हैं। कैसी बात कर रही है जिठानी जी आप? अरे मैं हूं ना ये साउथ का खाना बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है, सांभर इडली डोसा बनाना, क्योंकि माँ घर में ही सांभर इडली डोसा बना लेती थी। हम लोग तो माँ के हाथ का सांभर डोसा खाकर ही बड़े हुए हैं।
अरे फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देवरानी जी? हाँ दीदी, बाहर से कोई जरूरत नहीं है मंगवाने की, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। ठीक है, फिर बाहर का खाना कैंसल, क्योंकि बहू अब साउथ का खाना घर में ही बनाएगी। आखिरकार मेरी नॉर्थ की बहू को साउथ का खाना बनाना जो आता है। माँ जी, पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, अगर मैं उसको भी बुला लूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू, भला मुझे क्या दिक्कत होगी? अरे आस पड़ोस के 4 लोग मेरी बहू के हाथ का बढ़िया सा खाना खाएंगे तो वो लोग हमारे घर की तारीफ ही करेंगे ना। ऐसा करते हैं, हम आस पड़ोस को न्योता दे देते हैं। मैं अपनी दीदी को भी फोन करके बुला लेती हूँ। तो फिर मैं भी अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ ना? और नहीं तो क्या। अरे अब हम इतने लोगों को न्योता दे रहे हैं तो तू भी बुला ले अपने दोस्तों को, सिंपल। अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं? माँ जी इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, न चाहते हुए मुझे पूरे मोहल्ले के लिए सांभर डोसा इडली तो बनाना ही पड़ेगा। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझको? अरे नहीं नहीं माँ जी, भला मुझे कोई दिक्कत क्यों ही होगी। ठीक है, फिर बड़ी बहू जा तू अपने दोस्त को बुला ले, काव्या तू अपने दोस्तों को बुला ले, और मैं अपनी दीदी और कुछ पड़ोसियों को बुला लेती हूँ। इस तरह सुनीता अब अपने पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोसन के पास जाती है। बहन जी, आज मेरी छोटी बहू साउथ का खाना बना रही है, तो आप सभी को मेरे घर आना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, हम जरूर आएंगे। इस तरह सुनीता पड़ोस में सभी को न्योता देकर अपने घर आती है और अपनी दीदी को कॉल करती है। अरे जिज्जी, बहुत दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आई, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नहीं सुनीता, अब हमको तुमसे काहे की नाराजगी होगी? वो तो बस हमारी बहू हमको अकेला नहीं छोड़ती ना, इसीलिए किसी से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। बहू हमारी है ही इतनी अच्छी कि क्या कहे। अरे वो बात तो ठीक है, पर एक बार अपनी छोटी बहू से सेवा नहीं करवाओगी क्या? वो क्या है ना, मेरी नॉर्थ की बहू साउथ का खाना बना रही है, इसलिए सोचा कि आपको भी न्योता दे दिया जाए। अरे बाबा, अब एक साउथ का खाना खाने हम इतनी दूर आए? कहाँ दूर है जीजी, 2 गली छोड़कर ही तो आपका घर है। अच्छा चल कोई ना, अब जब तू इतना कह रही है तो आ ही जाते हैं। अपनी सास की ऐसी एक्साइटमेंट देखकर माया अब किचन में आती है और इडली बनाना शुरू करती है, और कुछ ही देर में इडलियां बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो डोसा भी तैयार कर देती है। अब बारी आती है सांभर की। माया सांभर बनाकर तैयार करती है, पर तभी वहां उसकी ननद आ जाती है। अपनी ननद को देखकर माया उसे सांभर टेस्ट करने को देती है। आय हाय भाभी, ये क्या बना दिया आपने? इसको खाकर तो मेरा अजीब सा मन हो गया। क्या डाला है इसमें? कितना बकवास लग रहा है। सच में? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो लो खुद ही टेस्ट करके देख लो। भाभी डोसा और इडली तो आपने इतनी बढ़िया बनाई, पर सांभर इतना गंदा कैसे हो सकता है? अरे खराब बन गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा बना दूंगी इसको। सही कह रही हो भाभी, दोबारा बनाओगी तो ही सही रहेगा, क्योंकि ये तो बकवास है पूरा, और बहुत बुरा टेस्ट भी है। श्रेया को सांभर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो माया को दोबारा सांभर बनाने के लिए कहकर चली जाती है, और इस तरह एक बार फिर माया सांभर बनाती है और खुद ट्राई करती है। मुझे ये खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस घर में चाहे मैं किसी को कितना ही अच्छा खाना बनाकर क्यों ना दे दूं, वो हमेशा मेरी कमी ही निकालेंगे, इसलिए मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। जैसे ही वो सांभर चखती है उसका मुंह बन जाता है। हे भगवान, ये क्या बन गया? ये तो दाल बन चुकी है, अब क्या करूं? अब मैं इसको दोबारा नहीं बना सकती, क्योंकि पहले का सांभर भी रखा है। एक बार फिर ये सांभर खराब हो गया है, पर अब क्या करूं? माया कुछ सोच, बाहर लोग आने भी शुरू हो गए हैं। क्या करूं क्या करूं? माया खुद से बात कर रही थी, तभी उसकी नजर सब्जियों पर पड़ती है। आइडिया, क्यों ना मैं इन सब्जियों को इस सांभर में डाल दूं, वैसे भी सांभर में सब्जियां तो होती है। खुद से बात करने के बाद माया अब उन सब्जियों को सांभर में डाल देती है, जिसके बाद उस सांभर का भरता बन जाता है। ये क्या हो गया? मैंने तो अच्छा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये क्या हो गया? हे भगवान, बाहर सभी लोग आ गए, पर यहाँ तो मेरा सांभर ही नहीं बना। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
क्या यहाँ से चली जाना ही मेरा सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ से गई तो सब मुझे भगोड़ा कहेंगे। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ, बाद में ही आऊंगी। माया अब गैस बंद करती है और सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। कुछ घंटे बाद जब माया दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वो देखती है कि लोग उंगलियां चाट चाट कर सांभर खा रहे हैं। सच में सुनीता, तेरी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। मतलब आज से पहले मैंने इतना टेस्टी सांभर कभी नहीं खाया। आखिर देवरानी किसकी है? अरे पर बहू है कहाँ? अरे भाई उसको नेक भी तो देना है। भाभी अंदर है, अभी बुला कर लाती हूँ। श्रेया पीछे मुड़ती है, तभी वो अपनी भाभी को देखती है। लो भाभी यहीं आ गई। माया को देखकर अब सभी लोग उसको नेक देकर जाने लगते हैं। माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने तो सांभर बहुत खराब सा बनाया था, फिर ये लोग उसे नेक कैसे देकर जा रहे हैं? उसको इतनी चिंता में देखकर उसकी सास उसके पास आती है और कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बहू चिंता मत कर, सब ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। पर उसकी बात माया को समझ में नहीं आती। वो सीधा अपनी सास से बात करने जाती है, जहां वो अपने ससुर को बोलता सुनती है। आज तो तुमने सांभर ठीक करके अपनी बहू को बचा लिया, पर कब तक तुम उसे यूं बचाती रहोगी? क्यों? जब तक जिंदा हो तब तक। अरे उसकी गलती उसको पता लगने दो, ताकि वो खुद को महान ना समझे। मोहित की ये बात सुनकर माया को अब अपनी गलती रियलाइज होती है कि किस तरह बार बार वो अपने घर के खाने को अपने मायके के खाने से कंपेयर करती थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलती, पर ठान लेती है कि अब कभी भी वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी जो उसको मुसीबत में डाल सके। जब देखो खुड़ुक खड़ाक। इन पड़ोसियों ने तो दिमाग का दही कर दिया है। न जाने क्या कमी रह जाती है उनके घर में कि हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देते हैं। अभी जाकर इनकी मरम्मत करती हूँ। इस बार अच्छे से सुना कर आना इन लोगों को प्रमिला। मैं तब तक एक कप चाय बनाकर पी लेता हूँ। कितना शोर हो रहा है, हाय मेरा सर। और अपने पड़ोसियों के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन की आवाज से चिड़ी हुई प्रमिला उनके घर पहुंच जाती है। अरे सुमन जी, कहाँ हैं आप? इतनी भी इंसानियत नहीं बची क्या आप लोगों में? मेरे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और आपके घर से आवाजें आनी बंद ही नहीं हो रही। तो उनके कानों में कोयला डाल दीजिए आंटी जी। ये कौन बोला? अपने हाथ में सर दर्द की गोली का पत्ता लिए स्वाति कमरे से बाहर आती है और प्रमिला के हाथ पर उस पत्ते को रखते हुए कहती है, मैं बोली, सर में दर्द हो रहा है ना आंटी, तो ये दवाई पानी में मिलाकर अंकल जी को खिला दीजिएगा। 5 मिनट में दर्द छूमंतर हो जाएगा। मतलब तुम लोग इस ठोका ठोकी की आवाज को बंद नहीं करने वाले? आंटी जी, वो तो हो नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारे हॉल में ना काम चल रहा है, एज यू कैन सी। तो किस दिन तुम्हारे घर में काम नहीं चलता? जिस दिन से तुम लोगों की पड़ोसन बनी हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इनको तो माइग्रेन की शिकायत हो गई और मुझे बहरेपन की। पिछले 6 महीनों से तुम्हारे घर पर काम ही चल रहा है। मुश्किल से 3 रूम का फ्लैट नहीं, पर कंस्ट्रक्शन तो ऐसे करवाती हो मानो अभी इस फ्लैट के अंदर एक स्वयंभू बिल्डिंग बाहर निकाल लोगी। बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ता देखकर सुमन फौरन वहां आती है। अरे आप शांत हो जाइए प्रमिला जी, मैं कहती हूँ अभी लेबर रुक जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर भाई साहब आराम कर ले, उनका सर दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद काम शुरू होगा। उसमें क्या है? आप ही बताइए बहन जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे उनके सर में सच में दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप और भाई साहब कैसे इस आवाज को बर्दाश्त करते हैं। 24 घंटे एक ही आवाज, सर में दर्द नहीं हो जाता आप लोगों के? क्या कहूँ बहन जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, पर ये मेरी बहू है कि मानती ही नहीं। हम हो रहे हैं बूढ़े और ये ठहरी जवान, ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते। आप जाइए, मैं कोई और रास्ता देखती हूँ। तो ये थी स्वाति, जो कोई इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं थी, पर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कम भी नहीं थी। आए दिन अपने फ्लैट पे कोई ना कोई बदलाव स्वाति करवाती ही रहती।
जिसकी आवाज से परेशान होकर उसके एक पड़ोसी ने तो घर तक बदल लिया था। पिछले 6 महीने से प्रमिला उनकी पड़ोसन बनकर उनके बगल के मकान में रहने आई थी और उसकी हालत को देखकर आपको स्वाति के कंस्ट्रक्शन से प्यार का अंदाजा तो लग ही गया होगा। एक हफ्ते बाद सभी एक साथ रात के खाने पर बैठे हुए थे, तभी प्राची कहती है, कितने दिनों बाद हम सब वापस में एक साथ हॉल में खाना खा रहे हैं ना मम्मी। अब हॉल में काम ही होता रहेगा बेटा, तो साथ में खाना कैसे खाएंगे? हैं? सीमेंट बालू में बैठकर तो खा नहीं सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मम्मी जी। अब आप खुद ही देखिए कैसा लग रहा है हमारा हॉल, सो लैविश, लगता है ना किसी मूवी के हीरो का घर है। क्या कहती हो प्राची? सब कुछ तो ठीक है भाभी, पर ये सामने की दीवार पर ये खिड़की के जस्ट नीचे ये काउच नहीं जम रहा। बाकी सब ठीक है, बस इसी साइड ना कुछ कमी लग रही है। कमी? अगली सुबह सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब फिर से ये आवाजें कहाँ से आ रही है? स्वाति ने तो करवा लिया हॉल का काम, अब किसके सर पर ठुकाई का भूत चढ़ गया? सवेरे सवेरे इतनी तेज आवाज सुनकर सभी बाहर हॉल में आते हैं और क्या देखते हैं? हाँ भैया, बिल्कुल ऐसी, पता ही नहीं चलना चाहिए कि पहले यहाँ कोई खिड़की भी थी। अब फिर तुम ये क्या करवाने लग गई स्वाति? कल ही तो हॉल का काम खत्म हुआ था। ऐसे ही घर को कबूतर खाना बना रखा है। एक सांस लेने के लिए खिड़की थी, उससे भी वो बंद करवा रही है। मुझे लगता है मेरी मौत तो दम घुटने से ही हो जाएगी। अरे अरे बाबा शांति, वो तो कल प्राची नहीं कह रही थी कि खिड़की के नीचे काउच अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इस दीवार की खिड़की ही बंद करवा दी। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, दूसरी दीवार में खिड़की निकल जाएगी। क्या? हाँ। अब तो दीवार पर हाथ लगा ही दिया है तुमने, तो जो भी करना है शाम तक करके खत्म करो बहू। रोज रोज ही अपने कमरे में खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और ये धूल मिट्टी साफ करो, आधे से ज्यादा लोग तो इस धूल के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अब अपने ससुर जी की बात को तो स्वाति को मानना ही था। हॉल की खिड़की बदलवाने के बाद 3-4 दिन तक स्वाति बिल्कुल शांत बैठ जाती है। देख लिया कितना दबदबा है मेरा। पड़ोस में एक बार जाकर उस स्वाति के कान मरोड़ कर क्या आई, काम ही बंद करवा दिया उसने। वही तो देख रहा हूँ प्रमिला। कई दिनों के बाद सभी शोर और सीमेंट से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि तभी स्वाति अपने घर पर एक किटी पार्टी रखती है, जिसमें उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती है। हॉल तो काफी अच्छा बना लिया स्वाति, मानना पड़ेगा। क्या अच्छा, एक चीज अच्छी की और दूसरी वही की वही। आज के जमाने में किचन में ये अंगूर और एप्पल वाले टाइल्स कौन रखता है स्वाति? सो लो क्लास। दीवारों पर वुडन टाइल्स या ग्लास टाइल्स लगने लगे हैं। कभी मेरे घर आओ तो तुम्हें समझ में आएगा किस तरह घर बनाया जाता है। अब इसके बाद स्वाति के अंदर का कीड़ा बिल बिलाने से कहाँ रुकने वाला था और अगले ही दिन स्वाति अपने किचन के टाइल्स को बदलवाने लग जाती है। स्टोन इफेक्ट वाले टाइल्स लगवाऊंगी, अर्थ कलर और वुड्स का काम। ऐसे किचन की दीवारें निखर कर आएगी कि नेहा की सारी हेकड़ी उतर जाएगी। घर के एक हिस्से में तोड़फोड़ खत्म होता तो दूसरे में शुरू हो जाता। किचन में सारे चेंजेस करवाने के बाद एक रोज स्वाति अपने कमरे में आराम से फोन चला रही थी कि तभी स्क्रॉल करते करते वो एक रील देख लेती है। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल रूम और टॉयलेट सेपरेट रहते। नहीं, सही भी है, इससे वास्तु पर भी कोई इफेक्ट जरूर पड़ता होगा। मैं कल ही अपने कमरे को बड़ा करवा लेती हूँ और इस बाथरूम को कॉमन बाथरूम बनवा दूंगी। क्या कहते हो सुमित? 6 महीने पहले तक हमारा ये कमरा मास्टर बेडरूम नहीं था, पर तुमने ही इसमें टॉयलेट ऐड करवाया था। शायद तुम भूल गई हो स्वाति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब फिर से हॉल में मैं नहीं सोने वाला। अरे तो ठीक है ना सुमित, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ऐसी की तैसी इस ट्रेंड की। पैसे कितने खर्च होते हैं? नाराज नहीं होते ना सुमित, आई लव यू ना बाबू।
स्वाति की इस तरह घर में कोई ना कोई छेड़खानी करवाने की आदत से अब सभी परेशान हो चुके थे और एक दिन प्रेम दुकान से हड़बड़ाकर घर आता है। मम्मी, भाभी, प्राची, जल्दी से भी आओ। क्या हो गया प्रेम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, असल में अब होगा। भाभी हमारे घर पर आए दिन इतना काम करवाती है कि सभी को शक हो गया है कि हमारे घर पर बहुत सारे पैसे हैं, और ये बात उड़ते उड़ते कुछ गुंडे मवालियों तक पहुंच गई। दुकान पर धमकी आई है, 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे हैं वो लोग। पैसा तो एक तरफ, जान का खतरा दूसरी तरफ। हो गया, पड़ गई तेरे कलेजे को शांति बहू। सड़क पर लाकर खड़ा कर दे हमें बहू। तू तो चाहती थी कि हम सबकी जान पर आ जाए और बनवा ले तू घर। पर मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। सब अपना अपना सामान पैक करो, हमें नहीं रहना यहाँ। यहाँ रहना ही नहीं है, हम सब गांव जा रहे हैं। तभी प्रेम अपनी माँ को आंख मारता हुआ कहता है, हाँ ये भी ठीक है माँ, गाँव ही चलते हैं। शायद शहर में हमारा दाना पानी अब खत्म हो गया है। हे भगवान, प्लीज इस बार संभालने, मैं कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कभी फालतू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाऊंगी। घर के बाहर खड़ा सुमित प्लान को सक्सेसफुल होता देख रहा था और अपनी पत्नी की ये बात सुनते ही वो प्रेम के फोन पर कॉल लगाता है और किसी प्रो एक्टर की तरह प्रेम कांपते हुए फोन उठाता है। क्या? थैंक यू गुंडे भाई साहब, भगवान का शुक्र है आपको पता चल गया कि हमारा दिवाला पिट गया है। चावल दाल खाने के पैसे जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। हाँ भाई साहब। ये कहकर प्रेम फोन कट कर देता है। माँ, अब हमें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने किसी तरह उन लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि हमारा दिवाला पिट गया है, और उन्होंने मान भी लिया। अब आप भूलकर भी इस घर में कोई तोड़फोड़ मत करवा लीजिएगा भाभी, बड़ी मुश्किल से जान बची है इस बार। अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कुछ इस तरह दोनों भाई मिलकर स्वाति की सादत को छुड़वा ही देते हैं। दीपिका एक सीधी सादी सी लड़की थी। मायके में माँ से मिली नसीहतों को गांठ बांधकर वो ससुराल ले आई थी और हर संभव कोशिश कर रही थी कि ससुराल में सब कुछ संभाल कर समझदारी से आगे बढ़ती रहे। दीपिका जितनी गंभीर और समझदार थी, उसकी ननद चित्रा उतनी ही दुष्ट और कामचोर लड़की थी। भाभी, एक कप चाय बना दो जरा, और हाँ, साथ में ना पकौड़े भी बना लाना। मैं इतने सालों से चाय नाश्ता बना रही हूँ चित्रा, लेकिन अब 15 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमने तो आज तक एक कप पानी उबालना भी नहीं सीखा। अगर अभी भी घर के काम करना नहीं सीखोगी तो ससुराल में गुजारा कैसे कर पाओगी? एक कप चाय के लिए भी भाभी को आवाज लगाती हो, ऐसे कैसे घर चलाओगी? भाभी, आप अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और आज के बाद मुझे उल्टा बोलने की गलती मत करना। आपसे चाय बनाने के लिए बोला है, चाय बना कर लेकर आओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चित्रा की बात सुनकर दीपिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो बातों को आगे बढ़ाने के बजाय उनको खत्म कर देना ज्यादा सही समझती थी। चित्रा की बात सुनकर दीपिका ने आगे से चित्रा को किसी भी काम के लिए ना रोकने की कसम खा ली थी। धीरे धीरे समय बीता और चित्रा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद पता नहीं कैसे भुक्खड़ लोगों के यहाँ अपनी मेरी शादी करती माँ। हर समय उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सारी दुनिया दिन में एक बार नाश्ता करती है और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो जितनी बार चाय पीते हैं उतनी बार उन्हें चाय के साथ कुछ न कुछ नाश्ता चाहिए होता है। नाश्ते के बाद खाना, खाने के बाद फिर से चाय नाश्ता। अरे मैं थक गई हूँ पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर नाश्ता और खाना बनाते बनाते। ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना बनवाने के लिए धर्मेश ने मुझसे शादी की थी। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। शादी के बाद खाना तो सब लड़कियों को बनाना पड़ता है। तू अपनी भाभी को ही देख ले, 4 साल हो गए उसकी शादी को। दिन का आधे से ज्यादा समय रसोई में ही बिताती है वो। देखो मम्मी, भाभी की बात और है और मेरी बात और। भाभी तो इतने सालों से दिन रात काम कर रही है ना, उनकी तो अब आदत हो गई है। लेकिन आप तो जानती हैं, मैंने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई। मुझसे ये सब नहीं हो रहा है मम्मी। अरे बेटा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? तेरी जिद थी कि तुझे शादी करके कहीं दूर नहीं जाना, इसलिए मैंने ऐसे घर में तेरा रिश्ता कराया जो हमारे घर से बस 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन बेटा, ऐसा तो कोई ससुराल नहीं हो सकता जहाँ पर लोग खाना ही ना खाते हो। खाना तो तुझे हर हाल में खिलाना ही होगा। मम्मी, जैसे इतने सालों से भाभी मेरे लिए खाना बना रही है, क्या आप भी नहीं बना सकती? मेरे ससुराल में बस 4 ही तो लोग हैं।
क्या भाभी अपनी ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे लेकिन बेटा अगर तेरी सास को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब मेरा काम है। भाभी को तो वैसे भी आदत है ना पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाने की। अगर 7-8 रोटी और बना देगी तो उन्हें कौन सा ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चल ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं बहू से कहकर तेरे ससुराल के लिए भी खाना यहीं पर बनवा दिया करूंगी। तू रोज सुबह आकर अपना टिफिन ले जाना। ननद चित्रा की कामचोरी के कारण अब दीपिका को अपने परिवार के अलावा ननद चित्रा के साथ साथ उसके ससुर और पति के लिए भी खाना बनाना पड़ रहा था। अरे दीपिका, इतनी रात तक तुम किचन में खाना ही बना रही हो? क्या बात है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा? क्या बताऊं, पहले आपका खाना बनाया तो उसे चित्रा टिफिन में पैक करके अपने ससुराल लेकर गई। सारा खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए फिर से खाना बनाया। बस इसी में लेट हो गया। अरे ये क्या तरीका हुआ? दिन में तीनों टाइम आकर ये चित्रा यहीं से टिफिन पैक करवा कर ले जाती है। चाहे हमारे घर के लिए खाना बचे या ना बचे, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं। बस अपना मतलब हल करने के बाद वो यहाँ से 9-11 हो जाती है। अरे आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम किसी के लिए खाना नहीं बनाओगे? तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही समय है क्या? देखो साहिल, मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती। अगर मैंने खाना बनाने से मना किया तो सबसे पहले इस बात से मम्मी जी को ही ऐतराज होगा। आखिर चित्रा की सारी गलत बातों में उसे मम्मी की तरफ से ही तो शय मिलती है, वरना शादी के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो रोज अपने ससुराल के लिए खाना यहाँ से बनवा कर ले जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद ये कहावत हमारे घर के लिए ही बनाई गई होगी। सही गलत अच्छा बुरा देखना समझना तो मम्मी ने जैसे बंद ही कर दिया है। अब अगर बीच में मैं बोलूंगा तो मुझे जोरू का गुलाम साबित कर दिया जाएगा। बस कोई अपनी गलती नहीं देखना चाहता इस घर में। साहिल अपनी पत्नी के साथ होते इस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहता था, लेकिन घर की सुख शांति का हवाला देकर दीपिका उसे रोक लेती है। कुछ दिन इसी तरह टिफिन लाते ले जाते ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन चित्रा रोते हुए अपने मायके आती है। अरे भाभी, आपसे किसने कहा कि आप इतना बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर मेरे घर पर भेजो? सादा खाना नहीं बना सकती आप? अपनी पाक कला का सारा डेमो आपको मेरे टिफिन में ही देना था क्या? अरे चित्रा, अब तुम्हारे ससुराल भेजने के लिए हम उबली हुई दाल तो नहीं भेजेंगे ना? कुछ तो ढंग का बनाकर देना ही होता है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिना हाथ पैर हिलाए 2 तरह की सब्जी, रोटी, चावल सब पका पकाया मिल रहा है, और तुम हो कि अभी भी नखरे दिखा रही हो। आपकी चालाकियां ना मुझे खूब समझ में आ रही है। अब आपके इस 56 भोग के कारण मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, उसका क्या करूँ? मेरी ननद ने आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना चखकर ये फरमान जारी कर दिया है कि अब वो खाना अपनी भाभी यानी कि मेरे हाथों से बनवाकर अपने ससुराल ले जाया करेगी। अरे कुछ तो कह क्या इस बात का? कोई किसी को रोज रोज खाना बनाकर क्यों देगा भाई? लेकिन नहीं, मेरी सास को तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही बेटी ने कहा वो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती है, मेरी सासू माँ ने तुरंत टिफिन के लिए हाँ कर दी। हाय राम, बड़ी काम चोर है चित्रा ये तेरी ननद तो। काम ना करना पड़े इसलिए भाभी के हाथ के बने खाने की वाह कर दो और मजे से खाना बनवा कर ले जाते रहो। अब मैं क्या करूं मम्मी? मुझसे तो अपना ही 4 लोगों का खाना नहीं बन पाता, उसके लिए भी मुझे भाभी से ही खाना बनवाना पड़ता है। अब ये स्वीटी के परिवार का 6 लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? भाभी, आपने अच्छा अच्छा खाना बनाकर ये सब नाटक बहलाया है, अब आप ही ये सारा रायता समेटोगी। कल से आप 1 नहीं 2 टिफिन पैक कर देना, एक मेरे ससुराल के लिए और एक मेरे ननद के लिए, ठीक है? मम्मी जी? अरे इसमें मम्मी जी क्या करेगी? अरे बना दिया तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? 4 रोटी और सेक लिया कर, घर में पूरा दिन खाली तो बैठी रहती है तू। ठीक है, बना दिया करूंगी। रात के समय सुना आपने, अभी तक तो चित्रा ही यहाँ से खाना बनवा कर ले जाती थी। आज मम्मी जी ने कहा है कि चित्रा की ननद के परिवार के लिए भी खाना मैं ही बना कर दिया करूं। अरे क्या अंधेर गर्दी चल रही है इस घर में? तुम क्यों चित्रा की ननद के लिए खाना बनाओगे? चित्रा अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना पा रही है और तुमसे उम्मीद करता है कि तुम अपने परिवार के अलावा 2 और परिवारों का खाना बनाओ। देखो साहिल, अब बहुत हो गया है, अब ये सब खत्म करना ही होगा। मैं जितना सहूंगी ये सब उतना ही बढ़ता जाएगा। दीपिका साहिल की कानमी का आइडिया बताती है। अगले